नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। 5 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है कि दक्षिण अफ्रीका की G20 अध्यक्षता में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर 1% अमीर लोगों की संपत्ति वर्ष 2000 से 2023 के दौरान कितने प्रतिशत बढ़ गई है। ठीक है, ये बताना है। मतलब सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि जब दक्षिण अफ्रीका इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है और उसके अध्यक्षता में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि जो भारत के सबसे अमीर 1% अमीर लोग हैं उनके पास वर्ष 2000 से 2023 के दौरान जो संपत्ति उनकी है वो मतलब 1% जो अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति में 62% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितने प्रतिशत की? 62। ठीक है, इससे रिलेटेड और फैक्ट हम जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता सिली गिट्ज के नेतृत्व में यह अध्ययन किया गया है। वैश्विक असमानता संकट के स्तर पर पहुंच गई है। लोकतंत्र, आर्थिक स्थिरता और जलवायु प्रगति को खतरा है। ठीक है, लोकतंत्र, आर्थिक स्थिरता और जलवायु प्रगति को इसमें खतरा बताया गया है। विश्व स्तर पर 1% अमीर लोगों ने 2000 से 2024 के दौरान 41% नई संपत्ति का हिस्सा हासिल किया है, जबकि आबादी के जो निचले आधे हिस्से के लोग हैं उनको केवल 1% ही मिला है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि दुनिया में कितनी असमानता है। ठीक है, जो 1% अमीर लोग हैं उनके पास 41% नई संपत्ति का हिस्सा है और जो बाकी आधे लोग हैं उनके पास 1% भी नहीं है। तो इससे असमानता के स्तर का पता चलता है। सामान्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय असमानता में कमी आई है। ठीक है, सामान्य रूप से तो कमी आई है क्योंकि चीन, भारत जैसे कुछ अधिक जनसंख्या वाले देशों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। वर्ष 2000 से 23 के दौरान 1% लोगों ने सभी देशों के आधे से अधिक देशों में अपनी संपत्ति का हिस्सा बढ़ाया है। यानी पूरी दुनिया में जितने देश हैं उसके आधे से ज़्यादा देशों में 1% अमीर लोगों ने अपनी संपत्ति का दायरा बढ़ा लिया है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति की तर्ज पर एक अंतर्राष्ट्रीय असमानता समिति बनाने का भी सुझाव दिया गया है। यानी दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्षता में जो ये G20 दक्षिण अफ्रीका की G20 अध्यक्षता में जो ये सर्वे किया गया है, जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें बताया गया है कि जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन पर एक सरकारी समिति बनी है उसी तरह एक अंतर्राष्ट्रीय असमानता समिति भी बनाया जाए जो इसका अध्ययन करके उपयोगी रिपोर्ट एवं सुझाव प्रस्तुत करेगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो असमानता है या असमानता की जो स्थिति है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, रिपोर्ट के कुछ अन्य निष्कर्ष भी हैं, इसको भी पहले हम देख लेते हैं कि वर्ष 2020 से वैश्विक गरीबी में कमी लगभग रुक गई है। यानी 2020 में तो कमी आई थी विश्व स्तर पर गरीबी में, लेकिन उसके बाद जो गरीबी घटने की दर है वो लगभग स्थिर हो गई है, रुक गई है। करीब 2.3 अरब लोग मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, जो वर्ष 2019 से 33.5 करोड़ अधिक है। ठीक है, इस समय क्या है कि 2.3 अरब लोग मध्यम या गंभीर गरीबी की चपेट में हैं, मध्यम या गंभीर असुरक्षा, खाद्य असुरक्षा की चपेट में है। और 2019 से यह जो है 33.5 करोड़ अधिक है। ठीक, मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा में है और 33.5 करोड़ अधिक 2019 की तुलना में यह आंकड़ा है। दुनिया की आधी आबादी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। 1.3 अरब लोग अपनी आमदनी से स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च के कारण गरीबी में जी रहे हैं। कितने लोग? 1.3 अरब लोग। 1.3 अरब लोग ऐसे हैं जिनकी जितनी कमाई है उससे ज़्यादा उनका स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है। ठीक है, उससे अधिक उनको स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ रहा है, जिससे वो क्या है स्थिति उनकी कि वो गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में हिंदुजा समूह के जाने माने चेयरमैन गोपी चंद हिंदुजा का निधन कहाँ हो गया है।
तो उनका निधन हो गया है हाल ही में न्यूयॉर्क में। ठीक है, उनका निधन हाल ही में कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में। नहीं, न्यूयॉर्क नहीं, लंदन में। हाँ, उनका निधन लंदन में हुआ है, मैं थोड़ा मिस कर रहा था। तो उनका निधन लंदन में हो गया। वो 85 वर्ष के थे और उद्योग जगत में जीपी के नाम से मशहूर थे। निधन इनका कहाँ हुआ है? लंदन में। बस इतना ही याद रखिएगा कि हिंदुजा ग्रुप के ये चेयरमैन हैं। इनका नाम क्या है? गोपी चंद हिंदुजा है। लंदन में इनका निधन हो गया है। ठीक है, जीपी के नाम से मशहूर थे। 85 वर्ष इनकी उम्र थी। अगले पे आ जाते हैं कि हाल ही में किस राज्य में मालगाड़ी से यात्री ट्रेन भिड़ने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई? तो ये अभी कल की ही घटना है, यानी 4 नवंबर 2025 की घटना है। छत्तीसगढ़ में घटना घटी है और बिलासपुर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में यह घटना घटी है। ठीक है, यह घटना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर घटी। 14 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। यात्री ट्रेन लगभग 3:30 बजे कोरबा जिले के ग्यौरा रेलवे स्टेशन से बिलासपुर जा रही थी और इसी दौरान जो है यह घटना हुई है। ठीक, चलिए अगले पे आ जाते हैं। एशिया रैंकिंग 2026 के संदर्भ में सत्य कथन। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो एशिया रैंकिंग जारी की गई है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, ये जो जारी हुई है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके विषय में आपको सत्य कथन बताना है कि आईआईटी दिल्ली जो लगातार दूसरे वर्ष देश का शीर्ष रैंक वाला संस्थान है, इस वर्ष 59वें स्थान पे है। आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग में 15 पायदान की गिरावट आई है। ठीक है, यानी इसके पहले इसकी स्थिति और बेहतर थी, अब और गड़बड़ हुई है। 59 - 15 जितना होगा 2025 में उसकी रैंकिंग इतनी थी दिल्ली विश्वविद्यालय की। ठीक है, तो शीर्ष 10 भारतीय संस्थानों में से केवल एक को छोड़कर सभी की रैंकिंग में गिरावट आई है। ठीक, तो आपको बताना है कौन सा संस्थान है जिसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। तो इसमें देखिए तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, जो ऑप्शन में दिया गया है तीनों स्टेटमेंट की। आईआईटी दिल्ली लगातार दूसरे वर्ष भारत का, विश्व का, एशिया का नहीं, भारत का शीर्ष संस्थान है और जो एशिया में 59वें स्थान पर है। लेकिन इसकी रैंकिंग में भी पिछले वर्ष की तुलना में 15 पायदान की गिरावट आई है। शीर्ष 10 भारतीय संस्थानों में केवल एक को छोड़कर सभी की रैंकिंग में गिरावट आई है। ठीक है, इसके विषय में और जान लेते हैं। इस वर्ष चीन, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के संस्थानों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। शीर्ष 10 भारतीय संस्थानों में से 5 आईआईटी दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर ने हाल के वर्षों में सबसे कम रैंकिंग हासिल की है। यानी इन पांचों संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट आई है। कौन कौन से वो 5 संस्थान हैं? आईआईटी दिल्ली है, मद्रास है, बॉम्बे है, कानपुर है और खड़गपुर है। आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। अगर ये बात की जाए कि किस जो है आईआईटी की रैंकिंग में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है, तो आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग में। भारतीय संस्थानों में चौथे स्थान पर यह स्थित है और यह संस्थान विश्व में 71वें स्थान पर है। दिल्ली कौन से स्थान पे है? तो दिल्ली 59वें स्थान पे है और आईआईटी बॉम्बे जो चौथे स्थान पे है एशिया में। यहाँ विश्व नहीं रहेगा, यहाँ एशिया रहेगा। ठीक है, एशिया में क्योंकि ये एशिया रैंकिंग है ना, तो यहाँ विश्व कैसे हो सकता है, यहाँ एशिया रहेगा। ठीक है, एशिया में आईआईटी बॉम्बे 71वें स्थान पर है, जबकि भारतीय संस्थानों में चौथे स्थान पर है और इसी की रैंकिंग में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। ठीक है, केवल चंडीगढ़ विश्वविद्यालय शीर्ष 10 में से की रैंकिंग में सुधार हुआ है। इसका मतलब केवल चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ऐसा है जो शीर्ष 10 भारतीय संस्थान हैं एशियाई रैंकिंग वाले, उसमें केवल चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ऐसा है जिसकी रैंकिंग सुधरी है, बाकी सबकी रैंकिंग में गिरावट आई है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इस वर्ष 109वें स्थान पर है, पिछली रैंकिंग इसकी 120वीं थी। ठीक है, एशियाई रैंकिंग में हांगकांग विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है,
जबकि चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर आ गया। पिछले वर्ष चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय पहले स्थान पर था, जो 2025 वाली रैंकिंग आई थी, ठीक है। तो उसमें पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का जो है ये पहले स्थान पर था। लेकिन 2026 वाली जो रैंकिंग आई है इसमें पहले स्थान पे हांगकांग विश्वविद्यालय आ गया है और पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का दूसरे स्थान पर आ गया है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तथा नानयांग आईआईटी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। ये दोनों संस्थान सिंगापुर के ही हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नानयांग आईआईटी संयुक्त रूप से ये दोनों तीसरे स्थान पर हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के मुताबिक नौसेना प्रत्येक 40 दिन पर कितनी स्वदेशी पनडुब्बी अथवा युद्धपोत को शामिल किया जा रहा है? तो प्रत्येक 40 दिन पर नौसेना में एक पनडुब्बी अथवा युद्धपोत को शामिल किया जा रहा है, ऐसा एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बताया है, ठीक है। तो और नौसेना प्रमुख नई दिल्ली में आयोजित रक्षा सम्मेलन में मतलब वो शामिल हुए थे, उसको संबोधित कर रहे थे, उसी में उन्होंने ये जानकारी दी है। चलिए अगले पे आ जाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2000 से 2021 के बीच विश्व में ताज़े पानी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो ये लगभग 14% की वृद्धि दर्ज की गई है ताज़े पानी की खपत में। इससे रिलेटेड और जानकारी हम ले लेते हैं कि कृषि क्षेत्र जो है ताज़े पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता बना हुआ है। यह कुल खपत का 72% इस्तेमाल करता है। उद्योग 15%, जबकि घरेलू क्षेत्र 13%। यानी कृषि क्षेत्र जो है 72% इस्तेमाल कर रहा है ताज़े जल का, उद्योग क्षेत्र 15%, जबकि 13% जो है घरेलू खपत यानी घरेलू कामकाज में पानी के खर्च हो रहे हैं। विकसित देशों में सबसे ज़्यादा औद्योगिक खपत हो रही है, जबकि विकसित देश में खेती के 90%, यहाँ विकासशील देश रहेगा, ये विकसित देशों में सबसे ज़्यादा औद्योगिक खपत है। और जो विकासशील देश हैं, यहाँ विकासशील, ठीक है, विकासशील, तो जो विकासशील देश हैं ये 90% ताज़े जल की खपत कृषि कार्य में कर रहे हैं, खेती में कर रहे हैं, ठीक है। विकसित देश जो हैं वो अपनी खपत सबसे ज़्यादा किस में कर रहे हैं? औद्योगिक क्षेत्रों में, जबकि जो विकासशील देश हैं वो खेती में 90% ताज़े जल का खपत किस में कर रहे हैं? खेती में, ठीक है। एंडीज में 80 के दशक से अब तक 30 से 35% हिमनद घट चुका है। एंडीज पर्वतमाला की ये बात हो रही है, ये एक आंकड़ा बताया गया है कि हिमनद किस स्तर से घट रहे हैं। अफ्रीका के माउंट केन्या, रुवेनजोरी और किलिमंजारो पर 2040 तक बर्फ़ पूरी तरह समाप्त होने की आशंका है। तो ये अत्यंत चिंता का विषय है कि अफ्रीका महाद्वीप में जो माउंट केन्या है, रुवेनजोरी है और किलिमंजारो है, यहाँ से 2040 तक बर्फ़ पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। हिंदुकुश काराकोरम हिमालय, जिसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, सदी के अंत तक बर्फ़ की मात्रा यहाँ आधी रह जाएगी। यानी जो 21वीं सदी चल रही है, इस 21वीं सदी के अंत तक यहाँ बर्फ़ की मात्रा आधी रह जाएगी या आधी से भी कम हो जाएगी। तो ये भी एक चिंतित करने वाली खबर है। नदियों का प्रवाह कुछ वर्षों के लिए तो बढ़ सकता है, लेकिन दीर्घकाल में उसमें भारी कमी आएगी। यानी जो बड़ी नदियां हैं, विश्व की नदियां, जब हिमनद का स्तर ही घट जाएगा, अब जैसे हमारे हिमालय से हो करके या हिमालय पर्वत श्रेणी से हो करके सिंधु नदी है, सिंधु है, सतलज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यानी हमारे यहाँ की जो सभी प्रमुख नदियाँ हैं सब का उद्गम जो है हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ हैं। तो जब उसका ही जलस्तर कम हो जाएगा या मतलब उसकी ही बर्फ़ की जो मतलब मात्रा है आधी हो जाएगी, तो मतलब सीधी सी बात है कि जल स्तर भी काफ़ी हद तक घट जाएगा, नदियों का प्रवाह भी काफ़ी हद तक घट जाएगा, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि हाल ही में किस राज्य में एक मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान सोने के 100 से ज़्यादा पुराने सिक्के मिले हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट खबर है। तो ये तमिलनाडु में मिले हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में जावदू पहाड़ियों के पास एक मंदिर में ये जो है मिले हैं 100 से ज़्यादा सोने के सिक्के। शिवन मंदिर के गर्भगृह में इसकी प्राप्ति हुई है। इसे चोल शासक राजराजा चोल तृतीय के समय बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? चोल शासक राजराजा चोल तृतीय के टाइम पे। अगला देख लेते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? ये इम्पॉर्टेंट है हाल फिलहाल में होने वाले का एग्ज़ाम के लिए। तो अक्टूबर में भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर धारूहेड़ा रहा, जो धारूहेड़ा हरियाणा का शहर है। ठीक है, हरियाणा का। और इस सूची में दिल्ली जो है ये 6ठे स्थान पर है। 6ठे स्थान पर। ठीक, 6ठे स्थान पर। डिटेल थोड़ा इसका देख लेते हैं कि धारूहेड़ा इसमें पहले स्थान पे है, रोहतक दूसरे स्थान पे है, गाजियाबाद तीसरे स्थान पे है, और उसके बाद नोएडा चौथे, बल्लभगढ़ पाँचवें और दिल्ली 6ठे स्थान पर है। ठीक है, मेघालय का शिलांग अक्टूबर में भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना रहा। केवल 6 शहर ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के मानक को पूरा कर रहे हैं। यानी केवल 6 भारतीय शहर ही हैं जो WHO के मानक को पूरा कर रहे हैं, जिसके अनुसार जो प्रदूषण का स्तर है वो 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से भी कम होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आज का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इतालवी पुरातत्वविदों ने 8 प्राचीन स्थलों की खोज की है। ये हड़प्पा से संबंधित है। स्वात के बारीकोटा में लगभग 120 साल पुराने एक छोटे मंदिर के यहाँ अवशेष मिले हैं। प्रारंभिक अध्ययनों से पता चलता है कि इन स्थलों पर प्रागैतिहासिक काल से लेकर इस्लामी काल तक लगातार लोग रहते थे। तो अब यहाँ अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से तो आप जान पाएंगे कि या तो दूसरा सही हो सकता है या तो चौथा, क्योंकि एक तरफ तो बात की जा रही प्रागैतिहासिक काल से लेकर के इस्लामी काल तक के लोग यहाँ रहते थे, और एक तरफ बात की जा रही कि केवल हड़प्पा से संबंधित है। तो ये स्थल केवल हड़प्पा से संबंधित नहीं हो सकता है। तो 2 वाला स्टेटमेंट जब हम काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 1, 3, 4, और यही हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ये खोजें पाषाण युग से लेकर सिकंदर महान, बौद्ध धर्म, हिंदू शाही राजवंश, यूनानी युग और प्रारंभिक इस्लामी काल तक फैली हुई है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 50 से अधिक पुरातात्विक स्थलों का यहाँ पता चला है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्वात से तक्षशिला तक फैले क्षेत्र में 8 प्राचीन स्थलों का पता चला है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ है? 50 से अधिक पुरातात्विक स्थल खोजे गए हैं। और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में जो खैबर पख्तूनख्वा स्थान है, स्वात नदी से लेकर के तक्षशिला तक जो फैला है, यहाँ 8 प्राचीन स्थल मिले हैं। तो ये एक उपयोगी जानकारी है जो हमारी परीक्षा में पूछी जा सकती है। प्रारंभिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि इन स्थलों पर प्रागैतिहासिक काल से लेकर के इस्लामी काल तक लगातार लोग रहते थे। ठीक है, गजनबी काल का एक किला भी यहाँ मिला है। महमूद गजनबी के काल का यहाँ पे एक किला भी मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत शीघ्र ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो वर्तमान में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है ही, जापान को पीछे छोड़कर बना है। ठीक है, और अनुमान है कि शीघ्र ही भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा, जर्मनी को। ठीक है, अभी जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकार अब तक 2.5 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी की स्थिति से बाहर निकालने में सफल रही है। बहुआयामी गरीबी में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे मानदंड शामिल होते हैं।
वित्त मंत्री के अनुसार सरकार मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी के 4.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। ठीक है, मार्च 2026 तक जो बजट हमारा था 2025-26 का, उसमें अनुमान लगाया गया था राजकोषीय घाटे का 4.4%। ठीक है, तो 4.4% जो अनुमान लगाया गया था, ऐसा मानना है वित्त मंत्री का कि जो वित्त वर्ष 2025-26 वाला समाप्त हो रहा है उसमें इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले घटनाक्रम पे हम लोग आते हैं। आज का जो अगला घटनाक्रम है क्या है कि हाल ही में किस देश की कंपनी ने उड़ने वाली कारों का परीक्षण उत्पादन शुरू किया है? तो ये चाइना की कंपनी है। ठीक है, चाइना की कंपनी है और इस कंपनी का नाम है एक्सपेंग एरोहाट। एक्सपेंग एरोहाट इस कंपनी का नाम है, एक्सपेंग एरोहाट। इस कंपनी ने दुनिया के पहले इंटेलिजेंस कारखाने में परीक्षण उत्पादन शुरू किया है। कंपनी को पहले ही 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक प्री बुकिंग ऑर्डर मिल चुके हैं। तो ये बड़ी मज़ेदार बात है कि अभी कंपनी ने उत्पादन शुरू नहीं किया, उसके पहले ही उसको ऑर्डर मिल चुके हैं, कारें बुक हो चुकी हैं बिक्री के लिए। यह चालक द्वारा संचालित कारें होंगी। ठीक है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा विमान उड़ाने का लाइसेंस भी होना चाहिए। गौरतलब है कि अमेरिकी टेस्ला कंपनी भी ऐसी कारें बनाने की योजना बना रही। अमेरिका की जो टेस्ला कंपनी है वह भी ऐसी कारें बनाने की योजना बना रही है। अगला घटनाक्रम हमारा है कि केंद्रीय वाणिज्य, यहाँ वाणिज्य लिख उठा है तो यहाँ होगा वाणिज्य। ठीक, वाणिज्य। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश की यात्रा पर हैं जहां वे प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA जिसको बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, उसकी समीक्षा करेंगे। तो वर्तमान में पीयूष गोयल जी जो हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं वो न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। किसके? न्यूजीलैंड के। ठीक है, तो इसके तहत FTA प्रक्रिया में तेजी लाकर व्यापक और परस्पर लाभकारी आर्थिक साझेदारी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला हमारा घटनाक्रम है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ। इस समय इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं वो भारतीय दौरे पर आए हैं और यहीं पे रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर और इजराइल के विदेश मंत्री भी यहाँ एस जयशंकर लिख दिया गया है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और इजराइल के विदेश मंत्री के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। ठीक है, इस समझौते के तहत उन्नत प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान के साथ साथ प्रमुख हथियार प्रणालियों और सैन्य उपकरणों के संयुक्त विकास और उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, उन्नत प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान के साथ साथ प्रमुख हथियार प्रणालियों, सैन्य उपकरणों के सैन्य विकास एवं उत्पादन पर जो है इससे क्या होगा? बढ़ावा दिया जाएगा। अगला हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्तमान में किस देश में जो है किया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन का आयोजन जो चल रहा है ये इस समय चल रहा है कतर में। कहाँ पे? कतर में। ठीक है, कतर की राजधानी दोहा में। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सूडान युद्ध की निंदा की है। सूडान में क्या हो रहा है कि सूडान का दारफुर के अल फसर एक शहर है, यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो वहाँ की स्थिति पर जो है मतलब उसके लिए चिंता व्यक्त की है संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने। भीषण गर्मी से बचने के लिए विश्व के 35 महानगरों के गठबंधन में शामिल भारतीय नगर कौन कौन से हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें जो भारतीय नगर शामिल हुए हैं अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु हैं। कौन कौन है? अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु। ठीक, रियो डी जेनेरियो में आयोजित C40 वैश्विक महापौर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में द रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा समर्थित कूल सिटीज एक्सेलरेटर पहल की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य शहर के नेताओं को बढ़ते तापमान के खिलाफ लोगों, अर्थव्यवस्थाओं
और बुनियादी ढांचे की मदद करना है। दुनिया भर में 14.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का प्रतिरोध करने वाले, यहाँ प्रतिरोध लिखा गया, प्रतिनिधित्व हो जाएगा, प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रतिनिधित्व करने वाले 33 प्रमुख शहरों में लंदन, पेरिस, सिंगापुर, नैरोबी, ब्यूनस आयर्स जैसे शहर शामिल हैं। ठीक है, तो दुनिया के 33 प्रमुख शहर हैं, जिसमें हमारा अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु भी शामिल हो गया है, बेंगलुरु भी शामिल हो गया है। ठीक है, इस दौरान वर्ष 2030 तक भीषण गर्मी के प्रति ज़्यादा प्रतिरोधी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। मतलब इन महानगरों को भीषण गर्मी के प्रति जो है ज़्यादा प्रतिरोधी बनाया जाएगा। एक बयान के मुताबिक दुनिया में मौसम संबंधी सबसे घातक खतरों में भीषण गर्मी प्रमुख खतरा है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के COP30 के तहत आह्वान गर्मी को मात दें का समर्थन करता है। अब आप हमको कमेंट यहाँ करके बताएंगे कि COP30 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि लॉस एंजलिस में होने वाले 2028 ओलंपिक खेलों में महिलाओं के लिए न्यूनतम भार वर्ग कितना निर्धारित किया गया है? 53 किलोग्राम। पहले 49 किलोग्राम था, जो मीराबाई चानू का मानक भार वर्ग था। अब इसको 53 किलोग्राम कर दिया गया है 2028 के ओलंपिक खेलों में। और 49 किलोग्राम के भार वर्ग में मीराबाई चानू ने क्या किया था? इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तो ये घटना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, भारतीय स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू का 49 किलोग्राम भार वर्ग 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों से हटा दिया गया है। चानू ने ओलंपिक किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। ठीक, अगले घटनाक्रम पे आते हैं। पेराई सत्र 2024-25 में देश के कुल 2453.5 मीट्रिक टन गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने कितने प्रतिशत का योगदान दिया है? तो सबसे पहली जानकारी तो आपके लिए महत्वपूर्ण यही बन जाती है कि जो पेराई सत्र 2024-25 है उसमें कुल 2453.5 मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ है, 5 मीट्रिक टन। ठीक है, और इसमें यूपी का योगदान 54.5% का है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश जो है इसमें अग्रणी है। उत्पादन की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश इस समय अग्रणी राज्य है। ठीक है, इसके दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य इस समय बना हुआ है। ठीक, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य बना हुआ है। विगत 8 वर्षों में गन्ने की उत्पादकता में 28.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 17-18 से 2024-25 की अवधि में गन्ना उत्पादन का औसत उत्पादन 50.6% बढ़ गया है। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश 29.51 लाख हेक्टेयर के साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ठीक है, गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की दर्ज की गई है, मतलब वृद्धि की गई है। जो अगैती प्रजाति का गन्ना है, अगैती प्रजाति का, उसके लिए जो खरीद मूल्य निर्धारित किया गया है 400 रुपये प्रति क्विंटल, 400 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, और जो सामान्य प्रजाति का गन्ना है उसके लिए, सामान्य प्रजाति के गन्ने के लिए 390 रुपये प्रति क्विंटल की खरीद दर निर्धारित की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए, हाल ही में आए तूफान कालमेघी से 40 से अधिक लोगों की मृत्यु कहाँ हो गई है? तो ये कालमेघी तूफान आया है फिलीपींस में। ठीक है, कहाँ आया है? फिलीपींस में। ठीक है, तो बस इतना यहाँ याद रखिएगा बस। हाल ही में भारत ने किन 2 तूफान प्रभावित देशों के लिए राहत सामग्री भेजी है? तो जमैका और क्यूबा के लिए। जमैका और क्यूबा ने
एक तूफान ने तबाही मचाई है, ठीक है। उस तूफान का नाम क्या है? मेलिसा। मेलिसा। अगर पूछ लेगा कैरिबियन तट पर या कैरिबियन देशों में कौन सा तूफान आया था अभी हाल ही में अक्टूबर नवंबर में, तो तूफान मेलिसा आया था, ठीक है। और मेलिसा से प्रभावित लोगों के सहयोग के लिए वायुसेना के विमान से 20 टन राहत सामग्री भेजने का कार्य भारत ने किया है। यहाँ इस तूफान में 50 लोगों की जान चली गई थी। अगला है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के उत्कृष्ट एयर शो का अवलोकन कहाँ पे किया है? तो नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ क्या कर रहा है? छत्तीसगढ़ अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है, 25वां स्थापना दिवस। और इसी 25वें स्थापना दिवस पर यहाँ इसका क्या चल रहा है? रजत जयंती समारोह चल रहा है। और इसी रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में भारतीय वायुसेना का एयर शो आयोजित किया गया। तो उसमें हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन जी, वो भाग लेने के लिए गए, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल इसमें रमन डेका भी थे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ शामिल थे। नवा रायपुर में यह कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था सेंध झील के पास आयोजित किया गया था। किस झील के पास? सेंध झील के पास। अगला है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित चौथे राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत लोगों ने अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए चेहरा पहचान प्रणाली यानी फेस ऑथेंटिकेशन अपनाया है? तो यह आंकड़ा लगभग 25 लाख या 26 लाख है शायद, देखते हैं। हाँ, 25 लाख है, ठीक है। यह आंकड़ा कितना है? लगभग 25 लाख। 25 लाख लोगों ने फेस रिकॉग्निशन प्रणाली को अपना लिया है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए, ठीक है। हमारी इस पहल को मंगोलिया, मालदीव देशों ने सराहा है। और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पुस्तिका और लघु फिल्म का भी विमोचन किया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ICA विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्था का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये अमूल को मिला है, जो गुजरात की एक दुग्ध कंपनी है, ठीक है। गुजरात की दुग्ध कंपनी है, तो ये दुनिया की शीर्ष सहकारी समिति बनी हुई है। इफ़को इसमें दूसरे स्थान पर है। तो इस सूची में इफ़को किस स्थान पे है? दूसरे। प्रति व्यक्ति GDP प्रदर्शन के आधार पर यह खिताब हासिल हुआ है। इसकी घोषणा दोहा में आयोजित ICA CM50 सम्मेलन में की गई है, ठीक है। दोहा में CM50 सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 11 नवंबर 2025 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह सम्मेलन नई दिल्ली में भारत की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में हरित हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाने, बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने, मांग सृजन, वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करने के व्यवहारिक तरीकों के ज्ञान का प्रसार करना है। स्वच्छ, किफ़ायती और घरेलू स्तर पर उत्पादित ऊर्जा सुनिश्चित करने के भारत के प्रयासों में हरित हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण हिस्सा सिद्ध होने वाला है, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में आयोजित ऐतिहासिक बाली यात्रा और बोईता वंदना योजना के लिए शुभकामनाएं दी? तो ये उड़ीसा राज्य में आयोजन हुआ, ठीक है। कहाँ आयोजित हुआ? उड़ीसा में। बोईता वंदना योजना और ऐतिहासिक बाली यात्रा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? निर्वाचन आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2025 की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कोलंबिया के 14 प्रतिभागी 6 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान करेंगे। दोनों कथन हमारे यहाँ पे सही हैं, ठीक है। चुनाव आगंतुक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कोलंबिया के 14 प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे।
तो ये आज का करंट अफेयर्स था। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो कम से कम और नहीं तो चैनल को शेयर ही कर दिया कीजिए, थोड़ा हमको प्रोत्साहन मिलेगा। बाकी इससे बेहतर करंट अफेयर्स पीसीएस, आरओ, यूपीएससी या किसी भी स्टेट परीक्षा के लिए इससे बेहतर आपको करंट अफेयर नहीं मिलने वाला है। आप लोग खुद ही इसको देखेंगे तो जानेंगे। और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।